हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 2 जन 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है भारतीय इतिहास कांग्रेस के 82वें अधिवेशन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे न्यूज में क्यों है। हाल ही में वारंगल की काकतीय यूनिवर्सिटी में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 82वें अधिवेशन के सत्र का आयोजन हुआ। क्यों न्यूज में भारतीय इतिहास जो कांग्रेस है उसके 82वें सत्र का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ ये आयोजन? ये आयोजन हुआ था काकतीय यूनिवर्सिटी जो है वारंगल केरल में। न्यूज आपको समझ में आ गई। इसके बारे में बात करें तो ये 30 वर्षों के अंतराल बाद में पुनः इसका आयोजन हुआ है। ये 2 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। भारतीय इतिहास कांग्रेस के बारे में बात करें, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बारे में, इसमें टोटल 35,000 मेंबर है और इतिहासकारों का ये सबसे बड़ा अकादमीय निकाय है। अर्थात हिस्टोरियन की दृष्टि से देखो ना, हिस्टोरियन इसके कितने मेंबर है, तो उसकी दृष्टि से ये सबसे बड़ी एकेडमिक बॉडी है। अकादमी निकाय सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें 35,000 मेंबर है और इंडिया के किसी और हिस्टोरियंस इतने बड़े ग्रुप में शामिल नहीं है। ठीक है, इतने बड़ा कोई बॉडी नहीं है जिसमें इतने सारे हिस्टोरियन शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके फर्स्ट सेशन की बात करें तो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था पूना में। स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में, और इसका फर्स्ट सेशन हुआ था पूना में। दरअसल क्या हुआ था, 1910 यानी 1910 में विश्वनाथ जी थे, इन्होंने भारतीय संशोधक मंडल की स्थापना की। 1910 में विश्वनाथ जी ने भारतीय संशोधक मंडल की स्थापना की थी। तो 1935 में कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस ने तय किया कि विश्वनाथ जी द्वारा बनाई गई भारतीय संशोधक मंडल है ना, इसकी पुनः जयंती मनाई जानी चाहिए। 1935 में उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। तो इनकी जयंती मनाए जाने के लिए वापस कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, सत्र हुआ। ये सत्र हुआ था पूना में। तो इनका जो भारतीय संशोधक मंडल था ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया 1935 में भारतीय इतिहास कांग्रेस। पहले था 1910 में विश्वनाथ जी द्वारा इन्हें बनाई गई थी और नाम था भारतीय संशोधक मंडल, बट 1935 में इसका नाम चेंज कर गई क्योंकि जयंती मनाई जा रही थी, तो नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया भारतीय इतिहास कांग्रेस। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास कांग्रेस का जन्म हुआ, इस प्रकार से इसका ओरिजिन हुआ। अब इसके एम की बात करें, इसे क्यों बनाया गया, इसका एम क्या है? तो इसका एम है इतिहास के जितने भी पहलू हैं, इतिहास में क्या क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार से घटित हुई थी, और हमारा जो इतिहास है उसके प्रति किस प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित किया जा सकता है, वो सारा एक एम है इसका। मतलब एम ये है इसका कि हमारे जो इतिहास में है ना विभिन्न पहलू, उनका अध्ययन करना, साथ ही साथ में इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। लोगों में इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिकली सोचे लोग इतिहास के बारे में। और इनकी एक पत्रिका भी थी, एक न्यूज़पेपर था जो ईयरली आता था, जिसका नाम था द प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। क्या नाम था इसका न्यूज़पेपर का? इसका नाम था द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ये इसका नाम था। और ये जो न्यूज़पेपर है ना, जो ईयरली प्रकाशित होता था, इसमें कांग्रेस की विभिन्न जो अलग अलग प्रकार अलग अलग अधिवेशन होते थे कांग्रेस में, उसका वर्णन था। साथ ही साथ में इसमें हमारी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन, मतलब इसके बारे में लिखा जाता था। ठीक है। इसके सदस्यों के मेंबर की बात करें तो इसमें मोहम्मद हबीब, अभी वर्तमान में R.S. शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, रोमिला थापर, इरफान हबीब, और भी कई महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं ना, जिनका महत्व बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को रिराइट करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान निभाया, वो सारे इसके सदस्य हैं। बहुत ही बड़े बड़े हिस्टोरियंस है, वो इसके सदस्य हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एक्सटेंशन ऑफ भारतमाला फेज 1। न्यूज़ में क्यों है? भारतमाला प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी अभी, जो भारतमाला हमारा प्रोजेक्ट है और जिसकी डेडलाइन अभी खत्म हो रही थी, तो इसे 6 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जिसकी मतलब पहले क्या डेडलाइन थी, 6 साल के लिए थी, अभी खत्म हो रही थी, तो अब इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर लिया है और आगे बढ़ा दिया गया है। इसीलिए ये न्यूज़ में अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सेंट्रली फंडेड है। मतलब फंड कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। और ये जो स्कीम में, इस स्कीम को क्यों शुरू किया गया, इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या रोड वो हाईवे है ना, उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। रोड हाईवे इस पर विकास करने की फोकस करती है ये स्कीम। इसके 2 फेज थे, एक फेज अभी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फेज भी स्टार्ट हो गया है। और एम यही है कि बॉर्डर को कनेक्ट करना है, साथ में कोस्टल एरिया उसको भी कनेक्ट करना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनको भी कनेक्ट करना है, इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है जिससे देश में ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और इसका फेज 1 है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे को विकसित करना चाहता था। मतलब ये जो फेज फर्स्ट था उसमें क्या होता था,
फर्स्ट फेज में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए थे, साथ ही साथ में जो एक्सप्रेस वे है ना उनको भी विकसित किया गया था। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो नोडल मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है ना, वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। और इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी वो कौन कौन सी है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL और साथ ही साथ में स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सारे हैं वो है इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब लागू करने वाली एजेंसी है। अब फंडिंग की बात करें तो फंड कौन देगा, तो इसमें फंड है वो तो दिया जाएगा, अभी क्या पेट्रोल और डीजल पे जो सेस लगाए जाते हैं ना, एक्स्ट्रा चार्जेज लगाए जाते हैं, उनमें से सेस का यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ में हमारे टोल टैक्स से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका यूज़ भी इसमें किया जाएगा। अभी फेज़ फर्स्ट खत्म हो चुका है, फेज़ सेकंड स्टार्ट हुआ, अभी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था इसके बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है संजाबुली डली सुरंग के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अभी हिमाचल प्रदेश के CM द्वारा संजाबुली डली टनल है ना, उनका उद्घाटन किया गया। मतलब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में एक पुरानी टनल थी उसको इनोवेट किया गया है, वापस मतलब तैयार किया गया है और अभी उसका उद्घाटन किया गया। कौन सी टनल, जिसका नाम क्या है, संजौली डली टनल है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में बात करें तो ये है 150 मीटर तक फैली है टनल। अब इसे डबल लेन में बना दिया, पहले क्या सिंगल में थी, अब इसे डबल लेन में बना दिया गया सुरंग को। और टोटल जो खर्चा है इस पर 47 करोड़ यानी 47 करोड़ का खर्चा आया है। जो अभी वर्तमान में टनल है ना, जो नई टनल बनी उससे पहले, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो वो सिंगल लेन थी, मतलब एक ही तरफ से गाड़ी आ जा सकती, तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था, ठीक है। और ये जो बनाई गई थी काफ़ी पुरानी है, 1852 में बनाई गई थी, काफ़ी पुरानी, आप देख लो 200 साल होने को आए। तो इतनी पुरानी टनल थी, तो अब ये पूरी तरह से फिक्स भी नहीं, कभी भी टूट सकती थी, कोई नुकसान हो सकता था, ट्रैफिक भी जाम लग जाते थे। तो इसलिए इसको नया विकसित किया गया, पुनः इसको चेंज करके अच्छी तरह से नया रीजनरेट किया गया, रीओरिजिनेट कर दिया गया। इसमें काफ़ी पेंटिंग भी लगाई गई है, सड़क डबल लाइन कर दी गई, लाइटिंग फिक्स की गई, तो काफ़ी अच्छी बनाई गई है, डेकोरेशन किया गया, पूरी अच्छी बनाई गई इसका, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये कुफरी है, नालदेहरा है, तप्पापानी है, नारकांड है, जैसे जो पर्यटन टूरिज्म पैलेस है उनको जोड़ने का काम करती थी ये टनल, जिसको भी बनाया गया है। इसका महत्व क्या होगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जो आवाजाही है ना एक जगह से दूसरी जगह वो आसान हो जाएगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन होगा और साथ ही साथ कल्चरल को बढ़ाने का भी देखा। हिमाचल प्रदेश का कल्चर है वो भी बढ़ेगा, इससे उसको भी फायदा मिलेगा। तो कल्चर को कैसे फायदा मिलेगा, बिकॉज इसमें है ना कई सारी पेंटिंग बनाई गई है। अब वो लोग आने जाते पेंटिंग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में जानेंगे, तो इससे कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि बात करें तो शिमला में जो जातर देव जी है ना, उनके जुलूस की एक पेंटिंग बनाई गई है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश के बारे में बताएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था इस टनल के बारे में। तो आज कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे नहीं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इससे आप सॉल्व करना। कल हमने डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सही थी नहीं, और आज भी ज़्यादा आर्टिकल हम कवर नहीं कर पाए। तो आज की डिस्कशन में इतना था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।